अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का पहला हिस्सा। वो तेज़ होती सांसों और तेज़ होती धड़कन के साथ बहुत तेज़ी से इस सुनसान सड़क पर भाग रही थी। इसे रास्ते का इल्म नहीं था, बस इसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना था। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। इसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। पाँव बुरी तरह दुख गए थे, लेकिन इसे हिम्मत नहीं हारनी थी। वो नढाल होते वजूद और माफ होते ज़हन के साथ कदम आगे बढ़ा रही थी। इसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, मगर इसे ये मौका नहीं गंवाना था। अचानक कोई इसके सामने आता है और वो इस चट्टान नमा चीज़ से टकरा कर गिरती है और इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। तारीकी में जाते हुए दिमाग के साथ जो आखिरी बात इसको याद आती है वो ये कि इसका बेहोश वजूद दो मजबूत बाजों की गिरफ्त में है। तपती हुई धूप में वो मायूस कदम उठाए चला जा रहा था। संजीदगी हमेशा इसकी तबीयत का खासा रही है, लेकिन आज इसकी आंखों में मायूसी भी साथ थी। इसे नहीं लगता था कि ये जॉब भी इसको मिलेगी। हाथ में पकड़ी अपनी डिग्रियां किसी रद्दी की मानद महसूस हो रही थी। सुस्त कदम उठाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जैन ने नादिया बेगम को सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पूरी पुरुमीद लहजे से पूछा। सिफारिश की बिना पर सिलेक्शन होगी किसी और की। जैन पानी गिलास में निकालते हुए जवाब दिया। थकन के आसार इसके चेहरे पर नुमायां थे। मायूसी कुफ्र है बेटा, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, मिल जाएगी जॉब भी। जाओ मुँह हाथ धो के आओ, मैं खाना लाती हूँ। वो दिमाग में आई सब सोचों को झटक के कमरे से चला गया। हूर उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? अस्मा कमरा समेटते हुए कहने लगी। जी मामा, बस उठ गई। वो गसलमंदी से उठ गई। हर रोज़ की तरह इसको सबका नाश्ता बनाना था, इसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकलना था। यह भी शुक्र था कि इसके चचा और ताया इसको पढ़ा रहे थे, वरना बाप के इंतकाल के बाद बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा था। यही बहुत था कि इसके चचा और ताया ने इसको और इसकी मामा को घर जगह के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर कर दी थी। अस्मा के घर वालों ने वकार साहब के इंतकाल के बाद साफ लफ्ज़ों में दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी कबूल करने से मना कर दिया था। थोड़ा चचा और ताया को खौफ खुदा था और अपने भाई की इकलौती निशानी समझते हुए घर में जगह दी। हूर और अस्मा के साथ ताया और चचा का रवैया थोड़ा बहुत नर्म था। इसके बरक्स ताई और चची को इन दोनों का वजूद बुरी तरह खटकता था। बाकी कज़न भी सब अपनी अपनी पढ़ाई और दुनिया के झमेलों में मसरूफ़ थे। मूड हुआ तो मुंह लगा लिया, नहीं तो तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब था। सिर्फ एक खिज़र ही था जो हूर और अस्मा के लिए दिल में नरम गोशा रखता। स्कूल की छुट्टी का वक्त था। शाह अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में इसकी नज़र एक मासूम सी गुड़िया पर पड़ी जो आंखों में ढेर सारे आंसू लिए बेंच पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी। वो 1 या 2 क्लास की स्टूडेंट होगी। बच्ची ने जब काफ़ी देर अब तक अपने रोने का मशगला जारी रखा तो शाह इसके पास जाके बैठ गया। क्या हुआ गुड़िया, तुम्हें रो क्यों रही हो? बच्ची ने अपना मशगला तय करके अपने बराबर में बैठे लड़के को देखा जो इसकी क्लास का नहीं था, लेकिन हैरत से बोली, मेरा नाम गुड़िया तो नहीं, क्या मैं तुम्हें गुड़िया जैसी लगी? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। इसकी बात सुनकर शाह हंसा। गुड़िया जैसी नहीं, परी जैसी लगी हो। गुड़िया तो वैसे ही बोला मैंने। अच्छा तो परी, ये तो बताओ तुम रो क्यों रही थी? ईशा ने दोबारा पूछा। मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर ने मुझे डांटा। बच्ची ने दोबारा आंखों में आंसू लिए कहा। तो तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मामा घर के कामों में बिजी रहती है, इनके पास टाइम नहीं होता। बच्ची ने उदासी से जवाब दिया। इस होंठ के नीचे बाईं तरफ दिल भी शाह को उदास लगा। कोई बात नहीं, होमवर्क तुम्हें मैं करवा करूँगा, फ्रेंड बनोगी मेरी। शाह ने परी के आगे हाथ बढ़ाकर कहा, जिसे परी ने थाम लिया और वो यूं दोनों दोस्त बन गए। आज फिर वो इंटरव्यू देने गया था, मगर सिफारिश की बिना पर किसी और की सिलेक्शन पहले हो गई थी। इसे अपना आप बेबस महसूस हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकता। अपनी सोचों में गुम जब घर की तरफ वापस आया तो एक नया इम्तिहान इसके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर था। घर के दरवाजे पर लगा ताला देखकर वो सोच में पड़ गई कि अम्मा इस वक्त कहाँ जा सकती हैं। बराबर वालों से पूछने पर पता चला कि अचानक बेहोश हो जाने की वजह से बिलाल उन्हें करीबी अस्पताल ले गया है। वो वहीं से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। क्या हुआ अम्मा को बिलाल? जैन ने बिलाल को देखते हुए पूछा। सानिया सुबह आंटी के पास गई थी तो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अचानक वो बेहोश हो गई। सानिया ने मुझे बताया तो मैं आंटी को अस्पताल ले आया। बिलाल ने तफसील से बताया। तुम बताओ, तुम कहाँ थे? साथ ही बिलाल ने जैन से पूछा। कुछ नहीं यार, इंटरव्यू के लिए गया था, वहीं से ख्वार होकर आ रहा हूँ। खैर मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये कहकर जैन डॉक्टर के रूम की तरफ गया। मे आई कमिंग? आइए तशरीफ़ रखिए, डॉक्टर वलीद ने कहा। क्या रिश्ता है पेशेंट से आपका? डॉक्टर वलीद ने जैन के बैठते ही पूछा। मदर है मेरी, जैन ने जवाब दिया। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वक्त पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाने से इनकी एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी इफेक्टेड है। आप इनका ख्याल रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। डॉक्टर ने तो अपनी बात ख़त्म कर दी, मगर जैन के लिए सोचो कि नए पहलू निकल आए। कमरे से बाहर आने पर जैन अपनी अम्मा के पास गया और वो दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। जैन ने अपने आप को इतना बेबस और लाचार पहले नहीं समझा था। 2-3 छोटी मोटी टेंशन से 2 वक्त की रोटी तो मुयसर हो जाती थी, मगर अब अम्मा
का इलाज, ये इसके लिए सवालिया निशान था। मगर कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि इसके लिए वाहिद दुनिया में रिश्ता इसकी माँ की थी। जैन एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। साजिद साहब आइडियल शौहर होने के साथ साथ बेहतरीन बाप भी थे। बेहतरीन जॉब थी, ज़िंदगी सहूलियात से आरास्ता थी। जैन इनकी इकलौती औलाद था, जो कि शादी के 6 साल बाद पैदा हुआ। इसलिए साजिद साहब और नादिया बेगम ने इसके लिए बहुत ख्वाब देखे थे। ख्वाब तो हर कोई देखता है, मगर आने वाले वक्त तो किसी को नहीं पता होता। साजिद साहब पार्टनरशिप की बुनियाद पर अपने दोस्त ज़फ़र मुराद के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी का तरक्की मिली। ज़िंदगी खुशगवार गुजर रही थी कि ऐसे में एक दिन अचानक कार एक्सीडेंट में साजिद साहब का इंतकाल हो गया। इस वक्त जैन 15 साल का होता था। अभी वो दोनों इस सदमे से नहीं निकले कि एक दिन अचानक ज़फ़र मुराद ये इंकशाफ किया कि बिज़नेस में काफ़ी नुकसान हुआ और सारा सरमाया भी डूब गया। इस वक्त नादिया बेगम को हालात की संगीनी का इल्म होता है। ज़फ़र की बातों में उन्हें सदाकत महसूस नहीं हुई, मगर वो अकेली औरत ज़ात कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी और हालात के बारे में सोच रहा था कि बिलाल इसके पास आया। क्या कहते हैं डॉक्टर? बिलाल ने बराबर में बैठते हुए पूछा। जैन ने सारी तफसील बिलाल को बताई। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? इस वक्त परेशान दिख रहा था। परेशान मत हो, आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। बिलाल एक मुखलिस दोस्त था, मोहल्ले में बराबर में ही रहता था। इसके ऊपर भी 3 बहनों की और माजूर बाप की जिम्मेदारी थी। वो जैन की तरह ही मजबूर था। जॉब इसकी भी ज़रूरत थी, जो जैन की तरह इसके पास नहीं थी। हूर जैसे ही थकन हारी कॉलेज से घर पहुंचे तो सारा चची ने इसे किचन में बुलवा लिया। आ गई तुम? जी चची, कोई काम था? हूर ने पूछा। जाहिर है, जब भी तो बुलाया। आज माहम को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो शाम के लिए अच्छा सा रिफ्रेशमेंट तैयार करो और फिर कमरे में ही रहना। ये कहकर वो चली गई। हूर किचन में बिजी हो गई। कल इसे अपना असाइनमेंट भी लाजमी सबमिट करवाना था, तो अब सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जल्द ही किचन का काम करके फारिग हुई। आज आम दिनों की बनिस्बत मौसम अच्छा था, गर्मी का एहसास नहीं था। वो अपना असाइनमेंट लेकर लॉन में आ गई। माहम के रिश्ते वाले आ चुके थे। माहम मेकअप में लबरेज मुस्कुरा मुस्कुरा उन्हें नाश्ता दे रही थी, और चाची बात बात पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बता रही थी कि ये कबाब ले, माहम ने बनाए हैं। मैकरोनी तो टेस्ट नहीं किया आपने? इसके हाथ की मैकरोनी घर में सबको बहुत पसंद है। जब रिश्ते वाली खातून जाने लगी तो इनकी नज़र बाहर निकलते ही लॉन में पड़ी। उन्होंने सारा चाची से पूछा, कौन है ये लड़की? वो अपनी बेजारी छुपाई मुस्कुरा कर बताने लगी, ये मेरे जेठ की बेटी है। उनके जाने के बाद चची हूर की खबर लेने इसके सर पर नाजिल हो गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। वो खूनख्वार नज़रों से इसे घूरते हुए उन्होंने हूर से कहा। मगर मैं वहाँ तो नहीं आई चची, मैं तो यहाँ लॉन में अपने कॉलेज का काम कर रही थी। हूर के जवाब देने पर सारा चची ने गुस्से में इसका असाइनमेंट फाड़ दिया। आइंदा अगर मेरी बात ना मानी और जबान चलाई आगे से, तो इन कागज़ की तरह तुम्हारा हाल करूँगी। हूर बेबसी से आंसू बहाती उन्हें देख रही थी। अब दोबारा इसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ईशोर की आवाज़ सुनकर अस्मा, हूर की अम्मी, वहीं आ गई। क्या हुआ भाभी? अपने बेटी को काबू में रखो और इसकी ज़बान को भी। ये कहकर वो चली गई। हूर, तुमने ज़बान चलाई है? हूर रोती हुई बोली। नहीं मामा, मैंने तो इन्हें सिर्फ ये कहा कि मैं इन खातून के सामने रूम में तो नहीं आई, मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर रही थी। देखें, चची ने मेरी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अस्मा लंबी सांस भरकर रह गई। देखो हूर, आइंदा अपनी चाची या किसी को आगे से जवाब नहीं दोगी तुम। मगर मामा, मैंने तो। हूर, मैं क्या कह रही हूँ? अस्मा ने हूर की बात काटते हुए कहा। जी मामा। हूर भी अपने नोट्स लेकर अंदर चली गई। अस्मा आसमान की तरफ देखकर ये दुआ करने लगी, अल्लाह पाक, मेरी हूर बहुत मासूम है, आगे इसका वास्ता अच्छे लोगों से पड़े, इसके नसीब में मोहब्बत करने वाला शख्स लिख देना। अगले दिन शाह को हाफ टाइम में परी नज़र आ गई। वो अपने दोस्तों के पास से उठ के इसके पास जा बैठा। कैसी हो परी? शाह ने पूछा। मैं ठीक हूँ, इसने खफकी से जवाब दिया, साथ में तिल भी खफा हो जैसे। अरे ये तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? शाह ने भूले हुए गाल देकर पूछा। आज मामा ने मुझे लंच में बिस्किट रख दिए, मुझे वो नहीं खाने। जैसे इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बताई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरा लंच बॉक्स ले लो, इसमें सैंडविच है। तुम्हें सैंडविच पसंद है? शाह ने सैंडविच इसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। हैं तो ये अच्छे। शाह, फिर तुम ये बिस्किट खा लो। शाह मुस्कुराते हुए टिश्यू से परी का मुंह साफ करने लगा, जहाँ क्रीम लगी हुई थी, और वो सैंडविच से साफ करने लगी। जैन नादिया बेगम को अस्पताल से घर लेकर जा रहा था कि अचानक इसकी नज़र गाड़ी में बैठे इस वक्त पर पड़ी, जिससे जैन की रगें तन गई। ये वही शख्स था जिसकी वजह से आज वो ज़िंदगी में इस मकाम पर था। इसके बाप का दोस्त ज़फ़र मुराद। जैन ने इस गाड़ी का पीछा करना चाहा, मगर गाड़ियों के समंदर में गाड़ी कहाँ गई इसे समझ नहीं आया। शिकस्ता कदम लेकर वापस आया तो ये वापस इस शहर में आ गया है, इसने नफरत से सोचा। वो कॉलेज से घर पहुंची ही थी कि इसे माहौल में तल्खी का एहसास हुआ। अस्मा, आ गई हो? हूर, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। हूर, मामा आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं, अभी प्याज काटी थी, शायद इस वजह से हो रही हो। उन्होंने टालना चाहा। हूर, मुझे लग रहा है आप रोई हैं। मामा, मुझे बताया क्या बात है? और वैसे भी चच्ची और ताई के तेवर देखकर लग रहा है कुछ हुआ है, प्लीज़ बताए ना क्या हुआ। कल जो लोग माम को देखने आए थे वो तुम्हें पसंद कर गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम्हारा रिश्ता देना है तो ठीक है। अस्मा कपड़ों की तह लगाते हुए हूर को बताने लगी। तो इसलिए चची और ताई ने आपको बातें सुनाई होंगी, वो अफसरदगी से बोली।
ज़ाहिर सी बात है, पहले भी जो रिश्ता आया था वो इस तरह से वापस हो गया था। अस्मा ने बोला, खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो, मैं खाना लाती हूँ। वो हूर को शर्मिंदा देखकर बोली, वैसे भी इनकी बेटी का तो कोई कसूर नहीं था। बिलाल जैन के घर आया। जैन अभी दवाइयाँ लेकर घर आया ही था। कैसी तबीयत है अब आंटी की? बिलाल ने पूछा। अब बेहतर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। बस यार यही सोचो तो ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ इतना पैसा? जैन ने लाचारी से कहा। मैंने इस दिन जो तजवीज़ दी थी इस पर अमल करो, बिलाल ने आराम से जवाब दिया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? अभी तक दिमाग से निकाली नहीं तुमने वो फजूल बात, जैन ने डिपटते हुए से कहा। ठीक है, फिर इसका कोई दूसरा हल है तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ साथ अपनी उलझनों को दूर करूं। बिलाल ने आराम से कहा। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सही नहीं होगा, मेरा दिल नहीं मान रहा है। जैन ने बिलाल को समझाना चाहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास तो मुझे भी बताओ, तुम नहीं तो यूं ही हाथ पर हाथ रखे रहोगे। आंटी को सिसकते हुए देखो। बिलाल न चाहते हुए भी तल्ख हो गया और जैन अपना सर थाम के बैठ गया। मुझे तो नहीं लगता भाभी, जब तक ये लड़के हमारे सर पर मुसलत हमारी बेटियों के नसीब खुलेंगे। सारा चची को रिश्ता ख़त्म होने का तो अभी तक नहीं भूला था। मुझे तो कुछ और ही फिक्र खाई जा रही है। फातिमा ताई ने कुछ सोचते हुए बोला। भला वो क्या? चची ने पूछा। मैंने कुछ दिनों से नोट किया है, खिजर हूर के आगे पीछे रहता है। काफ़ी हमदर्दी हो रही है इसे। फातिमा ताई ने जैसे अपना बोझ हल्का करना चाहा। ये बात तो मैंने भी नोट की थी, मगर बोला इसलिए नहीं कहीं आपको बुरा ना लग जाए। सारा चची ने भी हमदर्दाना लहजा अख्तियार किया। वैसे भी ये अस्मा सिर्फ शक्ल से ही सीधी है, इसने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी अपनी बेटी को। सारा चची ने मजीद आग लगाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। मैं अपने जीती जी तो ऐसे हरगिज़ भी नहीं होने दूंगी। इस घर में सिर्फ नेहा भांजी ही मेरी बेटी की दुल्हन बनकर आएगी और अब इसको हूर कभी कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने भड़कते हुए कहा। जल्दी सोचिएगा, कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। सारा चची अपना काम दिखाकर मुतमईन हो गई। शाह की परी पर नज़र पड़ी। वो ब्रेक में अपनी बुक्स खोले मसरूफ़ थी। शाह इसके करीब आया। क्या हो रहा है परी? शाह ने परी से पूछा। मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, इसने अफसरदगी से कहा। ज़रा दिखाओ मुझे। शाह ने हाथ में बुक लेते हुए कहा। अरे ये तो वो बहुत ईजी है, इधर देखो मैं समझाता हूँ। आया ना समझ में? शाह ने पूछा। बिल्कुल नहीं, परी ने एक अदा से जवाब दिया। इसके बाद 7वीं दफ़ा समझाने पर परी को समझ में आ ही गया। वो क्या है ना, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, परी ने मासूमियत से कहा। इसे थोड़ा वीक नहीं कहते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो तुम मैथ में, शाह ने संजीदगी से कहा। जाओ, नहीं हो तुम मेरे दोस्त, नहीं बात करती मैं तुमसे। परी अच्छा खासा बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, खफा तो नहीं हो? इसने 2 उंगलियों से परी की गाल को छुआ। आखिर परी मान गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इन दोनों की दोस्ती और पक्की होती जा रही थी, और इनकी दोस्ती की कितनी मदद है ये दोनों ही इससे बेखबर थे। हूर किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। खिज़र वहीं चला आया। अरे क्या बना रही हो डियर कज़न? मैं रात के लिए खाने के लिए कीमा बना रही हूँ और अभी पुलाव बनाया है, क्या आपको कुछ चाहिए? इसने काम करते हुए खिज़र से पूछा। एक वही तो था जो सारे कज़न्स में इसका ख्याल रखता था, वरना तो सब ज़रूरत के वक्त ही इसको पुकारते थे। अगर मसला ना हो तो एक कप चाय बना दो। वो सामने ही चेयर पर बैठ गया। मसला कैसा खिज़र भाई? अभी बना देती हूँ। वो चाय का पानी चढ़ाने लगी। तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? खिज़र ने सामने टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, स्टडीज़ तो अच्छी चल रही है, एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, बस इसकी तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। इसने चाय का कप सामने रखते हुए कहा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक पूछ लेना। जी, अगर कोई मसला हुआ तो आपका ही सर खाऊंगी, हूर ने मुस्कुराते हुए खिज़र को जवाब दिया। खिज़र भी मुस्कुराने लगा। इतने में फातिमा ताई आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो खिज़र? अभी चाय पी रहा था, कुछ काम है आपको? हाँ, मुझे तहमीना खाला के घर जाना है। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने हूर से पूछा। ये ताई रात की खाने की तैयारी कर रही थी, हूर ने काम ख़त्म करते हुए जवाब दिया। होगी ना तैयारी? ताई ने पूछा। जी, हूर ने इतना ही कहा। तो जाओ अपने कमरे में। ये कहते ही वो भी चली गई और पीछे हूर भी किचन से निकल गई। खिज़र वहाँ बैठकर अफसोस से अपने घर वालों के रवैये के बारे में सोच रहा था। रात 12 बजे का वक्त था। ये सड़क बहुत ही सुनसान थी, जहाँ वो दोनों झाड़ियों में छुपे अपने शिकार के ताक़ुब में थे। थोड़ी देर खामोशी में इरताश पैदा होता है। एक गाड़ी जो दूर से आती दिखती है। वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। करीब आते ही सड़क पर पड़े कांच से गाड़ी के टायर ब्रस्ट होते हैं और वो गाड़ी झटका खाकर रुकती है। गाड़ी में बैठा वो शख्स गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर टायर देखने बाहर निकलता है। अचानक ही वो दोनों झाड़ियों से नमूदार होते हैं और इस शख्स पर हमला कर देते हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लो और ख़बरदार कोई होशियारी दिखाई तो यहीं काट कर फेंक दूंगा। नकाबपोश में से एक, जिसके हाथ में छोटा साइज़ का चाकू होता है, वो अपनी तरफ से इस शख्स को धमकाने की पूरी कोशिश करता है। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, इस शख्स ने हाथ उठाते हुए कहा। दूसरा नकाबपोश अपने साथी के कान में सरगोशी करता है। यार ये बेचारा सच बोल रहा है, इसको जाने देते हैं। मगर इसकी सरगोशी इतनी आहिस्ता नहीं थी जो सामने खड़े शख्स को सुनने में ना आई हो। वो पल में समझ गया कि ये लोग इस काम में नए हैं या बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। मेरे पास से तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोग मुझे नुकसान ना पहुंचाने का वादा करते हो तो गाड़ी में मौजूद रकम तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। इस शख्स ने बोला। जल्दी करो, बगैर किसी होशियारी के रकम हमारे हवाले कर दो। एक नकाबपोश बोला। ठीक है। इस शख्स ने गाड़ी की तरफ जाकर गाड़ी की फ्रंट सीट से
होशियारी से पिस्टल निकाला। वो दोनों इसके पीछे ही खड़े थे। एकदम मुड़ा। अब तुम लोग जल्दी जल्दी से अपने अपने चाकू नीचे रखकर हाथ ऊपर कर लो, ये पिस्तौल लोडेड है। इन दोनों के पसीने छूट गए और जल्दी जल्दी अपने चाकू नीचे रखकर हाथ ऊपर कर लिए। गुड, अब अच्छे बच्चों की तरह जरा अपने चेहरों से कपड़ा हटाओ। उन दोनों ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए नकाब हटाया। वो अशर के हम उम्र 2 लड़के थे। शाबाश, अब जल्दी से ये बताओ तुम दोनों को यहीं शूट करके चला जाऊं या पुलिस को इन्फॉर्म करूं? ये सुनकर दोनों की हवाइयाँ उड़ गई। इनमें से एक जल्दी से बोला, देखो प्लीज़ हमें जाने दो, हम लोग कोई चोर नहीं और ये सब बहुत मजबूरी की बिना पर किया है, वो भी पहली बार। हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो तुम दोनों के चाकू की साइज़ और हाथों की कपकपाहट देखकर मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। प्लीज़ हमें जाने दो, हम मजबूर हैं, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। इनमें से एक बोला, चलो फिर तुम दोनों अपनी अपनी मजबूरियाँ बताओ, फिर कोई फैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए। अशर ने जैन और बिलाल की कहानी सुनी और अंदाज़ा लगाया कि वो सच बोल रहे हैं। कुछ सोचते हुए अशर बोला, चलो तुम दोनों को पुलिस के हवाले नहीं करता, मगर मेरी एक शर्त है। जैन और बिलाल ने एक दूसरे को देखा। और वो शर्त क्या है? जैन ने पूछा। अगली बार तुम दोनों अकेले नहीं होगे, हम तीनों मिलकर बर्दाश्त करेंगे। अशर ने आम से अंदाज में बोला। क्या? जैन और बिलाल एक साथ चीख कर बोले। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, और माल भी बराबर का तकसीम होगा। अशर ने इन दोनों को हैरत से मुंह खोले देखकर नॉर्मल अंदाज में कहा। जैन और बिलाल अजीब गोमगो की कैफियत में पड़ गए कि क्या जवाब दें। यार इसमें इतने सोचने की क्या बात है, अशर दोस्ताना अंदाज में बोला। और वैसे भी तुम दोनों बाहर नहीं लगते इस काम में। जो अंदाज तुम दोनों ने कहा है, इससे तो बच्चा भी ना डरे। इसका अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था, और ये बात तो वो दोनों भी जानते थे कि ये काम इन दोनों के अकेले का बस की बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हें इस काम की ज़रूरत है। जैन ने इसकी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़रूरी नहीं हर काम मजबूरी में किए जाएं, कुछ काम कभी इंजॉयमेंट के लिए या एडवेंचर के तौर पर भी किए जाते हैं। अशर ने जवाब दिया। जैन को इसकी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। ओके, हमें मंजूर है। जवाब बिलाल की तरफ से आया कि लेकिन इस काम में के कुछ असूल होंगे। हमें भी कभी ज़रूरतमंद और बेबस इंसान को नहीं लूटेंगे, और औजार का इस्तेमाल भी सिर्फ लोगों को डराने के लिए करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैन ने अशर के सामने असूल दोहराए। ठीक है, मुझे मंजूर है, अशर बोला। शाह और परी लंच में ब्रेक में लंच कर रहे थे, बल्कि परी लंच कर रही थी और शाह टिश्यू से बार बार उसका मुंह साफ कर रहा था। तुम्हें पता है शाह, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा प्रिंस मुझे ले जाएगा अपने साथ। परी ने जैसे से अहम खबर दी। हैं, ये प्रिंस कौन है और तुम क्यों जाओगी इसके साथ? शाह हैरत और सदमे के मिले जुले तासरात के साथ बोला। परी ने बड़ी अदा से अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, जैसे स्नो वाइट का इसको प्रिंस ले जाता है। मैंने माँ से पूछा मेरा प्रिंस मुझे कब लेकर जाएगा, तो उन्होंने कहा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। परी ने शाह को पूरी बात समझाई। ये प्रिंस प्रिंस कुछ नहीं होता परी, जैन से समझाना चाहा, मगर मेरी मामा झूठ नहीं बोलती। परी को जैसे इसकी बात बुरी लगी। ओके, अपने प्रिंस को कह देना तुम, शाह तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। शाह ने बात खत्म कर दी। हूर काफ़ी घबराई हुई खिज़र के रूम में आई। खिज़र भाई प्लीज़ जल्दी देखिए अम्मी को क्या हो गया है। रोते रोते वो बोलने लगी। खिज़र भी तकरीबन भागता हुआ अस्मा के रूम में पहुंचा तो अस्मा बेहोश थी। चलो हूर चची को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। खिज़र ने सहारा देते हुए आसमां को थामा और वो दोनों हॉस्पिटल चले गए। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? और रोते हुए बोलने लगी। हूर क्या हो गया है? ठीक है चची, घबराने की बात नहीं, बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। खिज़र करीबी अस्पताल की तरफ गाड़ी ले गया। प्रॉपर चेकअप के बाद डॉक्टर ने खिज़र से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ था पेशेंट को? कोई घबराने की बात तो नहीं? खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है जिसकी वजह से इनकी ये कंडीशन हुई है। बस इस बात का ख्याल रखेंगे पेशेंट के सामने ऐसी बात ना हो जिससे इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो। ये दवा लिखकर दे रहा हूँ, वक्त पर दे दीजिएगा, आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने पर्चा थमाते हुए कहा। तुम चची के पास जाओ जब तक मैं ये मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे कि अचानक कोई बड़ी तेज़ी से आते हुए हूर से टकराया। और इस टकराने पर अपने आप को संभाल ना पाई और लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि सामने वाले ने दोनों हाथों से पकड़कर इसको गिरने से बचाया। क्या हुआ मिस्टर, देख कर चला नहीं जाता क्या? खिज़र ने थोड़े तेज़ लहजे में बोला। मुकाबिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो खिज़र की बात का, वो तो टकराने वाली हस्ती को ही देख रहा था। खिज़र को ये देखकर गुस्सा आया और उसने मुकाबिल के आगे चुटकी बजाते हुए दोबारा ऐसे कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? आपकी खिज़र तेज़ आवाज़ में बोला। मुकाबिल भी होश की दुनिया में वापस है, सॉरी। इसने फ़क्त इतना ही कहा, मगर नज़र अभी भी हूर पर ही थी, जैसे इसके देखना दुनिया का अहम काम हो। हूर भी नर्वस थी सजने भी की इस तरह देखने पर, कभी घबराकर खिज़र को देखती, कभी आते जाते लोगों को। तुम ठीक हो? चलो हूर चलते हैं। खिज़र ने हूर का हाथ थामा और आगे चलने लगा। जहन ने चौंकर इन दोनों को हाथ थाम कर जाते हुए देखा। इसके अंदर कुछ टूट सा गया। मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ स्टैचू बनकर खड़े हो। जैन गायब दिमागी से बिलाल को देख रहा था। सब ठीक है जैन, डॉक्टर क्या कह रहे हैं आंटी के बारे में? बिलाल ने इसको सुनकर खड़े देखकर सवाल किया। हाँ सब ठीक है, चलो चलते हैं। जैन बाहर जाने लगा। ओ भाई, बाहर नहीं, ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पर रिपोर्ट्स लेने, बिलाल ने याद दिलाया। मगर अब वो तो अभी बाहर गई है ना? जैन का दिमाग कहीं और अटक गया जैसे। कौन बाहर गई है? बिलाल ने आंखें फाड़कर हैरत से पूछा। कोई नहीं, चलो रिपोर्ट लेने चलते हैं।
खिज़र ने हुरू गाड़ी में बिठाकर खुद चाची को लेकर आया। वो दवाइयों के ज़ेर असर वो आंखें मूंदे बैठी थी। जब खिज़र ने आहिस्ता आवाज़ में हूर से पूछा, क्या तुम इस शख्स से पहले मिली हो या जानती हो? हूर एकदम चौंकी। नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। खैर छोड़ो ये बात, घर में क्या हुआ था? चाची ने किस बात की टेंशन ली है? खिज़र को इस शख्स का ऐसा देखना अजीब लगा तो इसने दरियाफ्त किया और नाइलमी का इजहार किया तो इसने भी बात ख़त्म करके चाची के बारे में पूछा। मुझे इल्म नहीं खिज़र भाई। कॉलेज से आने के बाद रूम में गई तो देखा मामा ऐसी लेटी हुई हैं। बार बार आवाज़ देने पर भी नहीं उठी तो आपको बुला लिया। हूर ने अफसरदगी से कहा, परेशान मत हो चाची, ठीक हो जाएंगे, इनका ख्याल रखो। घर आ चुका था, वो लोग अस्मा को लेकर घर पहुंचे। वो तीनों बैठे हुए अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। देखो सबसे पहले तुम दोनों अपने अंदर से डर और घबराहट ख़त्म कर दो। खैर वो तो आज के बाद ख़त्म हो जानी है। और दूसरा ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। अशर ने 2 पिस्टल निकाल कर इन दोनों को दी। क्या इसकी ज़रूरत है? जैन ने सवाल किया। तो क्या तुम लोगों को नन्हे से चाकू लेकर खौफजदा करोगे? अशर ने जब जैसे पहला वाक़ा याद दिलाया तो वो दोनों चुप हो गए। बस अब उन्हें रात में सही मौके का इंतज़ार था। हूर और खिज़र जब अस्मा को लेकर घर पहुंचे तो सारा चची और फातिमा ताई लॉन में ही मौजूद थी। ऐसी अचानक क्या आफत आ गई थी कि कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ गए थे तुम? दरअसल फातिमा ताई को अपने बेटे का दोनों माँ बेटियों की खिदमत करने का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया। हूर चची को लेकर अंदर जाओ। खिज़र ने हूर की तरफ मेडिसिन थमाते हुए सारा चची ने मानी खेज नज़रों से अबरू उचकाया और फातिमा ने तेज़ नज़रों से बेटे को और उन दोनों को घूरा। हूर अस्मा को लेकर अंदर चली गई। ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी अस्मा को इतनी? सारा चची ने मुंह बनाते हुए फातिमा से कहा। जबकि मैंने तो भला ही सोचा था हूर का, फातिमा ने जवाब दिया। क्या मतलब, क्या सोचा था आपने हूर के बारे में? खिज़र को कुछ समझ नहीं आया। अरे वो शाइस्ता नहीं है मेरी कज़न, वो अपनी बेटी के लिए कोई लड़की ढूंढ रही है। इस सिलसिले में मैंने अस्मा से जिक्र किया तो वो सुनकर जैसे हत्थे से ही उकड़ गई। फातिमा ताई ने बेजारी से जवाब दिया। आप अम्मी, आप फैसल भाई की बात कर रही हैं? खिज़र ने हैरत और बेयकीनी से पूछा। हाँ ना, वही इसके बारे में बताया। कोई जिम्मेदारी नहीं, हैसियत में भी अच्छा है, मगर फिर भी तुम्हारी जैसी जान के तो तेवर ही नहीं मिल रहे। फातिमा को जैसे अस्मा के पर अब तक गुस्सा आता। क्या हो गया अम्मी आपको? कुछ तो खुदा का खौफ करें। खिज़र ने अफसोस से कहा। लो ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो शायद बुरा मान गई। फैसल भाई और हुर्र का हाँ जोड़ बनता है। कितने बड़े हैं वो। अगर इस बात को इग्नोर कर भी दे तो जो उन्होंने 2 साल पहले अपनी बीवी को तलाक दी, क्या इस बात को इग्नोर किया जा सकता है? खिज़र को इनकी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सारा चची जो कब से चुप बैठी थी आखिरकार बोल पड़ी। आप लोगों को भी हूर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर खिज़र रुका नहीं और लंबी लंबी डग भरते हुए अंदर चला गया। पीछे चची और ताई एक दूसरे को देखती रह गई। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों बैठे हो? शाह शाह बहुत उदास लग रहा था, वरना वो हमेशा खुद इसके पास आता था। आज परी खुद ब्रेक में इसके पास आई थी। बाबा को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ रहा है, हम लोगों को भी जाना होगा। शाह ने अपने उदास होने की वजह बताई। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? परी की आंखों में एकदम पानी भर आया। प्लीज़ शाह, मुझे छोड़कर मत जाओ। मामा सारा दिन घर के कामों में बिजी रहती है, मेरा कोई दोस्त नहीं। तुम भी चले जाओगे? वो बाकायदा रोने लगी। रो मत परी, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। वादा करो मेरा इंतज़ार करोगी और किसी प्रिंस के साथ नहीं जाओगी। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोला। मामा कैसी तबीयत है अब आपकी? क्या हो गया था आपको? हूर बहुत उदास थी। कुछ नहीं बेटा, वैसे वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तुम बताओ, पेपर्स की तैयारी हो रही है? उन्होंने बात बदलते हुए हूर का ध्यान दूसरी तरफ लगाया। पेपर्स की तैयारी अच्छी है, मगर मामा प्लीज़ आप कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा। इसने एकदम रोना शुरू कर दिया। वैसे ही इतनी छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली, कभी छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली। अस्मा ने प्यार से इसे गले लगाया। अरे मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब ऐसा ही करते हैं, मुझे छोड़कर चले जाते हैं। बाबा भी चले गए। फिर एक धुंधला सा साया इसके दिमाग में नमूदार हुआ। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली जब तक मेरी प्रिंसेस का प्रिंस नहीं आ जाता इसे लेने के लिए। चलो आंसू साफ करो। आज भाभी की बातों से वो दिल बर्दाश्त हुई थी, मगर अस्मा ने सोच लिया था कि कुछ भी कर ले मगर अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाएगी। बिलाल जैसे ही घर आया इसने तानिया को आवाज़ दी। तानिया जल्दी से खाना लाओ, भूख लग रही है। आ गई भाई, सब्र करें। तानिया ने किचन से ही आवाज़ दी। इसकी आवाज़ सुनकर वो ऊपर छत पर चला गया। वही इसका कमरा था। ये एक मुतवस्त इलाके में 4 कमरों का मकान था, जिसमें बिलाल के अब्बू, जो कि 3 साल पहले फालिज की वजह से चल फिर नहीं सकते थे। बिलाल की 3 बहनें थी। सबसे बड़ी बहन रानिया, जो कि शादीशुदा थी, जद्दा में अपने शौहर के साथ रहती थी। इसके बाद सानिया, खालाजाद से 2 साल पहले निकाह हुआ था, और सबसे छोटी तानिया, जिसका कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। आहट की आवाज़ पर चौंक कर देखा तो पीछे फिज़ा खाने की ट्राई लिए खड़ी थी। तुम्हें अपने घर में चैन नहीं है? जब देखो हमारे घर पड़ी रहती हो। वो संजीदा लहजा बनाकर बोला। तो तुम्हारे लिए तो नहीं आती? मैं तो तानिया से मिलने आई थी, और दूसरी बात ये मेरे मामू का घर है, जब चाहे आ सकती हूँ। उसने भी तंग कर जवाब दिया और ट्रे मेज़ पर रखकर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतर गई। तेज़ गाम, वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया।
वो तीनों कैफेटेरिया में बैठे थे। इन तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बिलाल और जैन तो दोस्त थे ही शुरू से, मगर अशर से दोस्ती का सबसे बड़ा हाथ अशर के खुलूस और अपनायत का था। वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। बड़ा भाई बाहर मुल्क में था और अपनी माँ के साथ रहता था। भाई हर ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करता था, इसलिए अशर की तबीयत में लाउबालीपन था। फ़िक्र माश की इसे फ़िक्र नहीं थी। ओ भाई, ये चाय पीने के लिए मंगवाइए, घूरने के लिए नहीं। अशर ने मुसलसल चाय के कप को घूरते हुए जैन को देखकर कहा। जैन ने इसकी बात पर कप से नज़र हटाकर इसको घूरी थी और चाय पीने लगा। क्या सोच रहे हो यार, आंटी थी जो हो जाएंगी, फ़िक्र नहीं करो इनकी। बिलाल के कहने पर इसने बिलाल को देखा। अम्मा माशाल्लाह पहले से बेहतर हैं, डॉक्टर से हुई थी बात, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जैन ने इन दोनों को देखकर जवाब दिया। क्या कोई और मसला है तो हमसे शेयर कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अशर ने खलूस से कहा। मैंने थोड़े दिन पहले अब्बू के बिज़नेस पार्टनर ज़फ़र मुराद को देखा था। वो दोबारा इस शहर में आ गया, अपने तौर पर मालूम करवाया, मगर अभी तक कामयाबी नहीं हुई। इसी के बारे में सोच रहा था। तो इसका मालूम करके तुम क्या करने वाले हो? बिलाल ने कहा। ज़ाहिर सी बात है, असल बात पता लगवाऊंगा। अगर वो हक पर हुआ तो ठीक, लेकिन अगर इसने धोखाधड़ी से मेरे बाप का पैसा हथियाया तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, केस करूंगा इस पर। जैन ने जवाब दिया। और तुम्हें यकीन है तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? अशर ने पूछा। तो क्या मैं सारी ज़िंदगी यही काम करता रहूँगा? जैन बोला। यार मेरे कहने का ये मतलब नहीं, चलो कुछ ना कुछ करते हैं इन ज़फ़र साहब को भी। अशर ने कहा। खिज़र गाड़ी लेकर ऑफिस निकल रहा था। गेट से बाहर उसको हूर खड़ी नजर आई। हूर, यहाँ क्यों खड़ी हो? कॉलेज क्यों नहीं गई अभी तक? खिज़र ने इसको देखते हुए पूछा। लग रहा है ड्राइवर नहीं आया वैन का, शायद हूर ने परेशानी से बताया। लो, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी में टाइम देखते हुए खिज़र बोला। हूर गाड़ी का डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। पेपर की तैयारी कैसी जा रही है? खिज़र ने पूछा गाड़ी स्टार्ट करते हुए। तैयारी तो काफ़ी अच्छी है। खिज़र का मोबाइल बजा। मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत है खिज़र भाई? हूर ने पूछा। कुछ नहीं, आज मीटिंग थी इसलिए अबू की कॉल थी। खिज़र ने जवाब दिया। आप ऐसा करें यहीं उतार दें, मैं यहीं से चली जाऊँगी, यहाँ से थोड़ी दूर तो है। हूर बोली। ऐसी कोई देर नहीं हो रही, मैं छोड़ देता हूँ। खिज़र बोला। मुश्किल से 5 मिनट लगे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हूर को अपनी वजह से इसे लेट करवाना अच्छा नहीं लगा, जब भी दोबारा बोली। वाकई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? खिज़र ने हूर को देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, बस ये गली पार करके कॉलेज है, कोई मसला नहीं। हूर के जवाब पर खिज़र ने गाड़ी रोक दी। हूर की गाड़ी से उतरते ही खिज़र ने गाड़ी आगे बढ़ाई। वो गली में पहुंची थी। गली कॉलेज के पीछे थी। सुबह का वक्त था, गली सुनसान थी। हूर चलती जा रही थी जब अचानक एक बाइक हूर के करीब आकर रुकी और कोई एकदम बाइक से उतरकर हूर का बाजू खींचता हुआ फुटपाथ पर ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। वो गिरते गिरते बची। ये सब एक सेकंड में हुआ। हूर को कुछ समझ नहीं आया। कौन था वो जिसके साथ गाड़ी में आई हो? वो शख्स आंखों में गुस्सा लिए इससे पूछ रहा था, जबकि थोड़ी दूर बाइक पर दूसरा शख्स बैठा हुआ इसका साथी उन्हें देख रहा था। इसे लग रहा था कि सामने खड़े इंसान को इसने पहले कहीं देखा है, मगर घबराहट में इसको याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। जवाब दो, कौन था वो? इसने इसको करा कर कहा और पिस्टल इसके ऊपर तानी। मेरा कज़न था, खौफ के मारे घटी आवाज़ में हूर ने बोला और इसकी आंखें आंसू से भरने लगी। दुनिया गोल है ये इसने सुना था, लेकिन दुनिया छोटी भी आज इसे अंदाज़ा हो। वो अपनी मासूम हुस्न लिए इसके सामने खड़ी थी। वो अब भी वैसे ही थी, खूबसूरत या पहले से ज़्यादा खूबसूरत। वो ये फैसला नहीं कर पाया। पहले दिन की तरह आंखों में आंसू ले खौफज़दा नज़रों से वो इसकी तरफ देख रही थी। इसने पिस्टल नीचे की और इसका दिल चाहा वो खुद को इसके सामने सरेंडर कर दे। आइंदा तो मुझे इसके साथ नजर ना हो। जहन का आज दूसरी बार हूर से टकराया हुआ। आज भी वो इस लड़के के साथ थी। ये बात जहन को अच्छी नहीं लगी। हूर ने गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। पिस्टल अब जहन के हाथों में नहीं थी, मगर फिर भी हूर को इससे खौफ आ रहा था। कहाँ जा रही थी? लहजे में नरमी लिए वो इससे पूछ रहा था, जैसे इन दोनों का दोस्ताना बहुत पुराना हो। कॉलेज, वो हकलाते हुए बोली। और मैं छोड़ आता हूँ। जैन ने कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी। ये कहकर वो तेज़ कदमों से जाने लगी और वो इसे जाते हुए देखने लगा। कौन थी ये? बिलाल ने नज़दीक आकर पूछा। परी। जैन की नज़रें अब भी हूर पर थी, जो कि कॉलेज की तरफ मुड़ गई थी। वो और बिलाल बाइक पर जा रहे थे अस्पताल कि अचानक जैन की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी, जिसमें वो हूर को इसी अस्पताल वाले लड़के के साथ बैठा देखकर चौंक गया। जहाँ हूर के दोबारा मिलने पर खुशी हुई, वहीं से लड़के के साथ देखकर जैन के माथे पर बल भी पड़ गए। बिलाल, इस ग्रे कलर की गाड़ी का पीछा करो जल्दी, जैन ने तेज़ आवाज़ में बिलाल से पूछा। मगर वो है कौन? सब बताऊँगा, पहले फॉलो करो इस कार को, ये मिस नहीं होनी चाहिए। जैन के दिमाग में हॉस्पिटल वाला टकराव याद आ गया। हूर का सर इसके नीचे से सीने से टकराया था। एकदम ही वो भी घबरा गया था, मगर हूर पर नज़र पड़ते ही वो ट्रांस में चला गया। इतने सालों बाद वो हूर को देख रहा था जिसे वो आज तक नहीं भूला था, मगर अजीब कश्मकश में था। इसका दिल कहता था थी तो वो हूर ही, मगर खिज़र का इसको चलो हूर चलते हैं कहना मजीद कन्फर्म कर गया। वो हूर ही थी, इसकी परी। किसी लड़के का यूं हूर का हाथ पकड़ कर ले जाना इसे एक बेनाम सी बेचैनी में मुब्तला कर गया। इस वक्त वो इन दोनों के पीछे नहीं जा सका था, मगर आज इसे ये मौका नहीं गंवाना था, क्योंकि ज़िंदगी में बार बार मौके नहीं देती, ये बात इसको पता थी। जैन तो ये समझ गया था कि वो इसी कॉलेज में गई है, मगर अब इसको वहीं से इसका इंतज़ार करके घर का पता करना था। आज हूर की आंखों में अपने लिए अजनबियत देखकर एक लम्हे जैन ने सोचा कि वो इसे बता दे कि शाह जैन हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त शाह, मगर फिर खुद ही अपनी सोच को झटक दिया और अपनी तारीफ को किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया।
आज बिलाल घर का राशन लेकर घर पहुंचा ही था कि कोई ज़ोर से बड़ी तरह से टकराया। लड़की, क्या यहाँ आते हो अपनी आंखें घर पर ही छोड़ आती हो? बिलाल ने सुर्ख होती नाक पे हाथ रख के फिज़ा को देखकर कहा। हाँ, मैं घर छोड़कर आई हूँ, मगर तुम्हारी आंखें कहाँ चली गई थी? कितनी ज़ोर से मेरी नाक पर लगी है। वो भी अपनी नाक पकड़े खड़ी थी। हाँ, मोम की नाक थी, हाँ तुम्हारी जो टूट गई। बिलाल कहता हुआ शॉपर्स लिए अंदर आ गया। अरे बिलाल भाई, आ गए आप? फ्रेश हो जाए, मैं खाना लाती हूँ। सानिया, जो कि ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा रही थी, उठते हुए बोली, खाना अब्बू के कमरे में ले आना। ये कहकर वो फ्रेश होने चला गया। फिज़ा, जो कि तानिया के पास छत पर आई थी, तानिया से देखकर बोली, अरे ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ? इतनी सुर्ख क्यों हो रही है? होना क्या है, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही थी कि तुम्हारा भाई के केटू के पहाड़ बन के सामने आ गए और इसे टकरा गए। फिज़ा ने आंखें घुमाकर बोला, हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे टकराव तो मोहब्बत के लिए अच्छे होते हैं। तानिया ने मानी खीसे कहा तो फिज़ा मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगी। तानिया को अच्छी तरह अंदाजा था कि फिज़ा इसके भाई को बचपन से पसंद करती है, इसलिए वो अपनी इस कज़न को और भी अजीज़ रखती थी। मेरी सेहत के लिए तो अच्छे हैं, मगर तुम्हारे भाई के माथे पे तो हर वक्त बाल ही पड़े रहते हैं। फिज़ा ने खफगी से कहा, यार हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत बड़ा और संजीदा कर देते हैं। तुमसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तानिया ने बिलाल के रवैये की वजाहत दी। अरे भाई कौन है? क्या दरवाज़ा तोड़ना है? कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहा था। तानिया दरवाज़ा खोला, सामने खड़े शख्स को देखकर ज़बान पर ब्रेक लग गई। जी फरमाएं, तानिया ने कहा। सॉरी, दरअसल बिलाल कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए आप बिलाल को बता दें अशर आए। अशर ने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो कि शायद बिलाल की बहन थी, तो वजाहत देने लगा। इतनी देर में बिलाल आ गया। अरे यार, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। बिलाल ने कहा। नहीं चलो जैन की तरफ चलते हैं। अशर बोला, चलो ठीक है। बिलाल ने दरवाज़ा बंद किया। अशर ने बंद दरवाजे को देखा और दोनों जैन के घर की तरफ निकल गए। वो घबराई हुई कॉलेज में आई। इसकी टांगें अभी भी कांप रही थी, दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। आखिर कौन था वो? क्या चाहता है मुझसे? ये बात मुझे किसी को बतानी चाहिए नहीं, कहीं मेरा कॉलेज बंद जाना बंद ना हो जाए। वो सारा दिन कॉलेज में गायब दिमाग रही। रास्ते में भी नोट किया कि कोई इसकी वैन का पीछा कर रहा है। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ज़फ़र साहब और फ़ातिमा बेगम अपने बेडरूम में थे जब खिज़र ने दरवाजे पर नॉक किया। हाँ बेटा आ जाओ। क्या कोई काम था? फ़ातिमा बेगम बोली। जी आप दोनों से ज़रूरी बात करनी थी। वो हिचकिचाते हुए बोला। अरे बेटा बोलो, क्या बात है? ज़फ़र साहब फ़ाइल बंद करते हुए बोला। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। खिज़र अजीब कश्मकश में पड़ गया। अरे भाई अब बोल भी लो, ऐसी क्या बात है? अब के ज़फ़र साहब ने ज़ोर दे के बोला, मैं हूर से शादी करना चाहता हूँ। इसने हिम्मत करके एक ही सांस में बोल दिया। जहाँ इसने लंबी सांस खारिज की, वहाँ दोनों माँ बाप की सांस रुक गई और दोनों खामोश नज़रों से देखने लगे। तुम होश में तो? ये क्या कह रहे हो? तुमने ये बात सोची भी कैसे? सबसे पहले फ़ातिमा को होश आया। ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी मैंने? अपनी जायज़ ख्वाहिश का इजहार किया है, खिज़र ने जवाब दिया। ज़फ़र साहब खामोश थे। उन्हें फ़ातिमा बेगम जैसा शौक तो नहीं लगा था, मगर हैरान ज़रूर थे। खिज़र, ऐसा सोचना भी मत। मैंने हमेशा तुम्हारी निस्बत से नाइमा को देखा है, आइंदा ये बात मुँह से मत निकालना। फ़ातिमा बेगम तेज़ लहजे में तंबी की, लेकिन उन्हें अपनी औलाद पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। माफ़ कीजिएगा अम्मी, मगर मैं आप भी मेरे लिए नाइमा या किसी और का ना सोचिएगा। मैं शादी हूर से ही करूँगा। खिज़र ने भी हिम्मत नहीं हारी। आप दोनों ही बोलते रहेंगे या मैं भी कुछ बोलूँ? ज़फ़र साहब ने मुदाखलत करना ज़रूरी समझी। वो दोनों माँ बेटे खामोश हो गए। ठीक है, पर तुम अब अपने रूम में जाओ बेटा, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पर। यह कहकर ज़फ़र साहब ने बात ख़त्म कर दी। खिज़र गुड नाइट कहकर चला गया, मगर वो नाइट फ़ातिमा बेगम के लिए को जैसे हो सकती है। इन्हें रह रहकर अपने बेटे पर, उनकी माँ बेटी पर गुस्सा आ रहा था। वो तीनों कैफेटेरिया में बैठे वारदात की प्लानिंग कर रहे थे जब अशर ने ज़फ़र के बारे में मालूमात ज़ैन को दी और ज़ैन एकदम घर का एड्रेस पर चौंका। इसके लिए शौक किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि जिस घर का पता अशर ने बताया था वो तो हूर के घर का एड्रेस है। आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है हूर और ज़फ़र मुराद में? वो सिगरेट कश लेते हुए सोच में पड़ गया। सुबह हूर कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। खिज़र ऑफिस के लिए निकलने लगा। आज हूर कार में कॉलेज में ड्रॉप कर देता हूँ। खिज़र कार का लॉक खोलते हुए बोला। नहीं नहीं प्लीज़, मैं चली जाऊँगी। हूर ऐसे उछली जैसे करंट लग गया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें करंट लग गया हो? खिज़र ने हैरत से हूर को देखते हुए कहा। करंट तो वाकई से लगा था। वो अजनबी शख्स इसे याद आ गया था जो उसे बुरी तरह डरा चुका था। इसने दोबारा सोचते हुए झुरझुरी ली। मेरा मतलब था कॉलेज की वैन आने वाली। प्लीज़ आप लेट हो रहे होंगे। हूर ने टालना चाहा। मैं कह रहा हूँ बैठो कार में, सुनाई नहीं दे रहा? खिज़र ने रोब से कहा। हूर को नाचार बैठना पड़ा। कब तक स्टार्ट हो रहे हैं पेपर? इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। 2 हफ्ते बाद पहला पेपर है। हूर ने बाहर देखते हुए जवाब दिया। आगे क्या सोचा है? खिज़र ने पूछा। ताया जान और चचा जान ने इजाज़त दी तो आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, हूर ने जवाब दिया। और अपनी ज़िंदगी के बारे में? खिज़र पता नहीं क्या जानना चाह रहा था। ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। ना समझी से हूर ने खिज़र की तरफ देखा। खिज़र ने भी एक लम्हे के लिए हूर की तरफ देखा, फिर बोला, कुछ नहीं, कॉलेज आ गया है। हूर कॉलेज के सामने गाड़ी से उतरी तो खिज़र गाड़ी आगे ले गया। अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि किसी ने बुरी तरह इसका हाथ पकड़ा और तेज़ कदम उठाते हुए वहाँ मौजूद बड़े से दरख्त की आड़ में ले गया। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि इस शख्स के साथ नज़र ना हो, समझ नहीं आती तुम्हें? ज़ैन दबी आवाज़ में हुर्रा के बोला। इसने अभी भी हूर को बाजू से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से हूर का मुँह इस तरह पकड़ा कि इसके जबड़े दुख गए। दोनों हाथों में इतनी सख्ती कि हूर की आंखों से पानी निकल आया। मुझे दर्द हो रहा है, वो आंसू बहाते हुए खौफ से बोली तो ज़ैन के हाथों की गिरफ्त में नरमी आई। इसने हूर के मुंह पर से हाथ हटा लिया।
थोड़ी देर चेहरा देखने के बाद जैन की नज़र इसके होंठों के नीचे तिल पर पड़ी, जो आज भी पहले दिन की तरह इसके हुस्न और मासूमियत को बढ़ा रहा था। जैन के दिल में ख्वाहिश उभरी कि वो हाथ लगा के इसके तिल को छू ले। दिल में बुरी ख्वाहिश को वो दबा गया। जफ़र मुराद से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? संजीदा लहजे में वो हूर से पूछने लगा। वो मेरे ताया हैं, हूर ने डरते हुए बोला। जैन के मुसलसल घूरने पर कभी इसको देखती तो कभी आते जाते लोगों को। इसकी बात सुनकर एहसास से हंसा। अब मेरी बारी है ये सूट समेत सब वापस लूँगा लेने की। गहरी निगाहों से इसे देखते हुए कह रहा था। हूर के सर पर से सब गुजर रहा था। वो मुसलसल इसे खौफजदा नज़रों से देख रही थी। जैन ने इसका बाजू छोड़कर जाने का इशारा किया और वहाँ से तकरीबन भागने के अंदाज में कॉलेज पहुंची। हूर की हालत गैर हो रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये कौन बंदा है जो इसके पीछे पड़ गया और इसके ताया अब्बू का पूछ रहा है। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको नावल पसंद आया होगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।